जय गुरुदेव। प्राकृत प्रशिक्षण के क्रम में आज प्राकृत व्याकरण के चतुर्थ सूत्र की व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत है। इस सूत्र में प्रमुख रूप से समास की चर्चा है। हालांकि प्राकृत भाषा में प्राकृत के वैयाकरणों ने समास की विविधताओं का बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं किया है। उसे संस्कृत के समान ही जानने की प्रेरणा वैयाकरणों ने प्रदान की। तो आचार्य हेमचंद्र ने भी बहुत ज्यादा विस्तार समास को लेकर के अपने व्याकरण में नहीं दिया है। मात्र एक आध सूत्र में समास के कुछ बातें जो प्राकृत में घटित होती हैं उनका निर्देश उन्होंने किया है, और उसी निर्देश के अंतर्गत ये समास के बारे में चर्चा करने वाला ये सूत्र है। चलिए आज के सूत्र का हम लोग अध्ययन करते हैं और जानते हैं प्राकृत भाषा और व्याकरण के भीतर समास के संदर्भ में क्या बात कही गई है। प्राकृत प्रशिक्षण के क्रम में आज हम लोग चतुर्थ सूत्र की बात करेंगे। सूत्र है दीर्घ ह्रस्वौ मिथो वृत्तौ। इसका अर्थ है वृत्तौ अर्थात समासे स्वराणाम दीर्घ ह्रस्वौ बहुलम भवतः। वृत्ति का अर्थ समास है। समास पदों में स्वरों का दीर्घ और ह्रस्व ये बहुलता के साथ हो जाता है। तात्पर्य ये है कि जो समास पद हैं उनमें रहा हुआ ह्रस्व स्वर कई बार दीर्घ हो जाता है और कई बार दीर्घ रहा हुआ स्वर ह्रस्व हो जाता है, और कई बार परस्पर वे स्वर दीर्घ और ह्रस्व दोनों प्रकार के हो जाते हैं। तो समास पदों के लिए मुख्य रूप से ये सूत्र है, और समास पदों में स्वरों की ह्रस्वता दीर्घता के बारे में ये निर्देश करता है कि समास पदों में प्राय करके ह्रस्व स्वर का अनेक बार दीर्घ और दीर्घ स्वर का अनेक बार ह्रस्व और दोनों का परस्पर ह्रस्व दीर्घ हो जाना संभव है। तो हम उदाहरण से समझते हैं ह्रस्व का दीर्घ। ह्रस्व का दीर्घ कौन कौन से पदों में हुआ है उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसकी चर्चा प्रारंभ करें उससे पूर्व एक बात और जान लेनी चाहिए। संधि और समास दोनों में कुछ समानता है तो कुछ भेद भी है। संधि का मतलब होता है दो स्वरों का आपस में मिल जाना, उसको संधि कहते हैं। वो दीर्घ संधि, गुण संधि आदि भेदों से अनेक प्रकार की संधि हैं। इसी तरह जो समास है, समास का मतलब होता है दो पदों का आपस में मिल जाना। जब समास में जब दो पद आपस में मिल जाते हैं तो प्राय करके जो पूर्व पद है उस पूर्व पद की विभक्ति का अर्थात विभक्ति प्रत्यय का लोप हो जाता है, तो कुछ पद का रूप छोटा हो जाता है, और पद को छोटा करना ही मुख्य रूप से समास का अपना कार्य है। सामान्यतया आपस की बोलचाल की भाषा में हम लोग सामासिक पदों का अधिक प्रयोग नहीं करते, किंतु साहित्य में सामासिक पदों का प्राय करके प्रयोग किया जाता है। तो चलिए ये बात हो गई संधि और समास के भेद की। अब हम लोग बात करते हैं ह्रस्व का दीर्घ के ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनमें ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो गया हो, हम देखते हैं। जैसे अंतर्वेदी पद है, इसका बन जाता अंतावेयी, और इसका अर्थ है मध्य की वेदिका अर्थात अंतर्वेदिका। अंतर्वेदी प्लस सी, ये इसका विश्लेषण हुआ इस पद का। तो ये दो पद हैं, इसमें अंतर और वेदी और सी प्रत्यय इसके अंदर लगा हुआ है। अंतर शब्द में रहा हुआ जो प्रत्यय है, क्योंकि समास पद में मैंने पहले ही कहा
कि पूर्व पद के प्रत्यय का कई बार लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने उसका पद लिखा नहीं है। समास पद है तो समास पद को निष्पन्न करने के लिए इसी ढंग से आगे बढ़ना अधिक उचित है। तो अंतर्वेदी अर्थात मध्य की वेदिका, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अंत में ये जो त है, त में अ है और इस त के अ को यहाँ पर आ हुआ है, यही हरस्व का दीर्घ है। जब ये अंतर और वेदी दोनों शब्द मिल गए, समास पद बन गया, तब इस त में रहे हुए अ को आ हो गया। अगर ये समास न होता तो अंतर का अंता नहीं बनता। समास पद होने के कारण इस अ को आ हो गया है। यही ये सूत्र बोल रहा है कि कई बार ह्रस्व का दीर्घ और दीर्घ का ह्रस्व भी हो जाता है। तो ये बात हो गई ह्रस्व के दीर्घ की। अब हम देखते हैं कि इस पद की निष्पत्ति कैसे होती है। ये प्रथम पाद का 11वां सूत्र है, अंत व्यंजनस्य। इस सूत्र से ये जो र है, अंतिम हलंत जो व्यंजन है वो प्राकृत में नहीं होता। इस सूत्र से इसका लोप हो गया, तो बन गया अंत, और इसको जोड़ देंगे वेदी। अब इसके बाद ये जो त में अ है, इस अ को इस सूत्र से आ कर देंगे तो बन जाएगा अंतावेदी। इसके बाद प्रथम पाद का 177वां सूत्र है, कग चज तद पयवाम प्रायो लुक। उस सूत्र से द का लोप कर देंगे तो बन गया अंतावेयी प्लस सी। जब हम लोग यहाँ पर द का लोप करते हैं तो केवल व्यंजन का लोप होता है, उसमें रहा हुआ जो स्वर है वो बचा रहता है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अंतव्ययी प्लस सी। और इसके बाद प्रत्यय के विधान में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब इकारांत या उकारांत शब्द अगर वो प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रत्यय उनके साथ लगा हुआ हो तो ई और ऊ को दीर्घ हो जाता है, और वो सूत्र है अक्लिवे सौ। तीसरे पाद का 19वां ये सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार ये जो ई है इसको दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा अंतावेयी प्लस सी। चूंकि अंतावेयी हमने बनाया था, हम वहां तक पहुंच गए हैं। अब ये सी जो प्रत्यय है इसकी हमारे को यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो इसका लोप करेंगे। और इसका लोप करने के लिए एक सूत्र का संयोजन हम करेंगे, दीर्घ न्या व्यंजनात् से। ये सिद्धहेम शब्दानुशासन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 45वां सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार जब सी प्रत्यय से पूर्व दीर्घ स्वर हो या व्यंजन हो तो उसके पश्चात आने वाला जो सी प्रत्यय है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर दीर्घ के पश्चात ये प्रत्यय है तो इसका लोप हो जाएगा, और इसका लोप हो जाने के कारण पद बन जाएगा अंतावेयी। ये चला गया तो अंतावेयी। तो इस प्रकार से अंतर्वेदी का अंतावेयी बन गया है। ये हो गया ह्रस्व का दीर्घ हो जाना। अब हम देखते हैं एक और उदाहरण इसी का। अगला उदाहरण है सत्तावीसा। सप्तविंशति ही इसका सत्तावीसा अर्थात 27 ये अर्थ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सप्त में अ है और सत्ता में आ है, तो इस अ को यहाँ पर आ हो गया है। ये इसी सूत्र से हुआ है ह्रस्व का दीर्घ। कैसे हुआ हम लोग देखते हैं। एकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप था, जो कि प्राकृत में आने के बाद वो आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बन गया। तो यहाँ पर एकारांत था, यहाँ पर आकारांत हो गया है। हम इसको आकारांत ही कहेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो सप्तन विंशति प्लस सी ये हमारा कच्चा मटेरियल हुआ। अब इसमें से 27 इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम बात करते हैं। क ग ट ड त द प श श श अह क अह पाम ऊर्ध्वम लुक। ये बीच के
जो वर्ण है वो मैंने छोड़ दिए हैं, आप ऐसे नोट कर सकते हैं। इस सूत्र से, जो कि दूसरे पाद का 77वां सूत्र है, इस सूत्र से ये जो प है व्यंजन है, संयुक्त प है, और इसका लोप हो जाएगा तो बन जाएगा सतन। सप्तन था, प चला गया तो त बच गया सतन। इसके बाद एक और सूत्र का संयोजन हम यहाँ करेंगे, अनादौ शेषादेशयोर द्वित्वम। इस सूत्र से ये जो त है यहाँ पर, ये चूंकि शेष वर्ण है, शेष और आदेश वर्ण की चर्चा मैं कर चुका हूं। जो शेष वर्ण होता है उसको द्वित्व हो जाता है, तो इस त को द्वित्व हो जाएगा तो बन जाएगा सत्तन। उसके बाद अंत्य व्यंजनस्य प्रथम पाद का 11वां सूत्र, जिसकी चर्चा पीछे भी हम कर चुके हैं, इस सूत्र से न का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा सत्त। अब इसके बाद जब इसमें सत्त में विंशति पद जोड़ देंगे, तब इस सूत्र से दीर्घ हर्स्व मिथुवृत्तो, इस सूत्र से त में रहा हुआ जो हर्स्व अ है उसको हो जाएगा आ, तो बन जाएगा, जब इस सूत्र से अ को आ कर देंगे तो सत्ता विंशति, और साथ में विंशत्यादिर लुप 1/28वां ये जो सूत्र है, प्रथम पाद का 28वां सूत्र, इस सूत्र से विंशति में रहा हुआ जो अनुस्वार है इसका लोप हो जाएगा, अनुस्वार का, तो पद बन जाएगा सत्ताविशति। उसके बाद एक और सूत्र का संयोजन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ईर जीवा सिंह त्रिंशत विंशतौ त्याग। ये एक का 92वां सूत्र है, और इस सूत्र के अनुसार ये जो ती है, इस ती का लोप हो जाएगा, और व में रही हुई जो हर्स्व ई है इसको दीर्घ हो जाएगा, अर्थात इस पूरे के पूरे ती का लोप, और इसके लोप के साथ में ये जो ई है, ई को दीर्घ हो जाएगा तो बन जाएगा सत्ता विष। तो इस सूत्र से ती का लोप हो गया और व में रही हुई जो ई है इसको दीर्घ हो गया तो बन गया सत्ताविश। इसके बाद एक और सूत्र का हम लोग यहाँ पर संयोजन कर लेंगे। ये प्रथम पाद का 260वां सूत्र है, शशो श। इस सूत्र से ये जो तालव्य श है इसको दंते स हो जाएगा, 27 + सी। इसके बाद एक और सूत्र का हम लोग यहाँ पर संयोजन करेंगे, आत। ये दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद का 18वां सूत्र है, और इस सूत्र से जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें आत प्रत्यय लग जाता है। जब ये प्रत्यय लगाएंगे, अर्थात इस सूत्र को लगाएंगे, तब बन जाएगा 27 + सी। इसके बाद पुनः वही सूत्र दीर्घ ज्ञा व्यंजनात् से, इस सूत्र से सी का लोप कर देंगे तो पद बन जाएगा 27। तो 27 का 27 प्राकृत में होता है, कैसे बनता है वो आपने जाना। और यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान देने वाली जो बात है वो सप्त + विंशति, 2 पदों के मेल से इस समास पद का निर्माण हुआ है, और सप्त में रहा हुआ जो अ है उसको यहाँ पर आ हो गया है। तो इस प्रकार ह्रस्व का दीर्घ कैसे होता है उस बात को हमने जाना। अब अगले प्रकरण में हम जानेंगे कि दीर्घ को ह्रस्व कैसे होता है, कौन कौन से उसके प्रयोग हैं, उसको अगले प्रकरण में हम सीखेंगे। तो आज आप लोगों ने इस प्राकृत प्रशिक्षण के अंतर्गत चतुर्थ सूत्र के विश्लेषण में ह्रस्व का दीर्घ कैसे हो जाता है इस बात को जाना। इसी प्रकार के समास और संधि की कुछ चर्चा करने के बाद आगे अधिकतर इस व्याकरण में ध्वनि परिवर्तन, स्वर भक्ति और भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्याकरणिक तत्व हैं उनका विश्लेषण उन आचार्य ने किया है। हम उन सब बातों का क्रमशः अध्ययन करते हुए, जानते हुए आगे बढ़ेंगे। संधि और समास में क्या अंतर होता है इस बात को भी आपने जाना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो व्याकरण के अंदर हमें बहुत सहयोग प्रदान करती हैं। इसी प्रकार व्याकरण को पढ़ें, समझें और आगे बढ़ें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना
उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आपके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।